हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, 100 पेजेज नोट सीरीज में ये विश्व के भूगोल का छठा लेक्चर है, 6th लेक्चर है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप जाकर बाकी वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। इस नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इस नोट्स की खास बात यह है कि आप BPSC की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीज़ों को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी और समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। वीडियो देखने के बाद तो आप आराम से 3 से 4 मिनट में एक पेज को रिवाइज कर लेंगे। ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है, तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप आराम से रिवीजन करते रहें। वीडियो देख कर रिवीजन करना है तो वीडियो से करते रहें, नोट से करना है तो नोट से करते रहें। खैर चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्वार एवं भाटा की बात कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सारी बातें करेंगे। देखिए, ज्वार एवं भाटा की बात की जाए तो ज्वार एवं भाटा उत्पन्न क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पर खाली आप ये देख लीजिए, एक्सप्लेन करने की जरूरत अभी है नहीं। ज्वार एवं भाटा की उत्पत्ति के जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट कारक ये है, जरूर ध्यान रखिएगा, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, ये मेन कारण है, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि अभिकेंद्रीय एवं अपकेंद्रीय बल जो कि पृथ्वी पर उत्पन्न होता है, ये थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। ये इधर की तरफ अभी मान लीजिए चंद्रमा है नहीं, चंद्रमा यहां पर है, ये सूर्य यहां पर है और ये पृथ्वी है, तीनों एक ही लाइन में है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा की वजह से, दोनों की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा पृथ्वी पर। गुरुत्वाकर्षण बल जब लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये जो पानी है ना, दिख रहे हैं आप, उठा हुआ है, बल की वजह से पानी उठ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि बल इधर लग रहा है, तो फिर ये पानी इस साइड जो उठा हुआ है, ये क्यों उठा हुआ है, तो ये इसलिए उठा हुआ है क्योंकि पृथ्वी जो घूम रही है ना, अब इधर जो बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो इस बल को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए, इसके उल्टा डायरेक्शन में एक बल लगेगा, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। तो उसकी वजह से, इस बल की वजह से जितना पानी इधर उठा है उतना ही पानी इधर भी उठेगा। जितना बल इधर लग रहा है उतना बल इधर भी लग रहा है, इसीलिए जितना पानी इधर उठा है उतना ही इधर भी उठेगा। खैर, ये दोबारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे कि ये सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये डायरेक्ट रीजन हो गया ज्वार एवं भाटा का। ज्वार एवं भाटा साथ में कैसे उत्पन्न हो रहा है, देखिए भाई, पानी इधर उठ रहा है तो इस तरफ पानी कम भी तो हो रहा है, तो इधर ज्वार आ रहा है तो इधर भाटा आ रहा है। ठीक, आप समझ पा रहे हैं। तो सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये डायरेक्ट रीजन हो गया, और इधर की तरफ उल्टा डायरेक्शन में जो बल लग रहा है, ये इनडायरेक्ट रीजन हो गया ये ज्वार एवं भाटा का। तो ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो किसका होगा, चंद्रमा का होगा, क्योंकि चंद्रमा नजदीक है पृथ्वी के। और ये मैंने बता ही दिया कि अप्रत्यक्ष जो उच्च ज्वार का कारण है, वो कौन सा कारण है, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है। अब 2 बार ज्वार आता है तो 2 बार भाटा भी आएगा, साथ ही में दोनों आते हैं ना, एक तरफ ज्वार होता है तो एक तरफ भाटा होता है। ये भी देख लीजिएगा, इंग्लैंड का जो दक्षिणी तट है, साउथहैम्पटन, यहाँ पर 4 बार ज्वार उत्पन्न होता है 24 घंटे में। जनरली 2 बार ही ज्वार एवं भाटा उत्पन्न होते हैं 24 घंटे में। देखिए, और ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब लंबवत होते हैं तो लघु ज्वार उत्पन्न होता है। चलिए, महासागरीय गर्त की बात कर ली जाए, ओशनिक ट्रेंचेज की बात कर ली जाए, तो महासागरीय गर्त जो होते हैं ना, वो महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं, ठीक। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो ये कि विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है ना, वो है मैरियाना ट्रेंच, अर्थात चैलेंजर ट्रेंच। ठीक, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए, जो भी महासागर हैं उनमें जो महत्वपूर्ण गर्त हैं उनकी बात कर लेते हैं। प्रशांत महासागर की बात की जाए तो इसमें जो प्रमुख गर्त हैं, उत्तरी प्रशांत की तरफ देखा जाए तो मैरियाना है, क्यूराइल है, एल्यूशियन है, ठीक है ना, जापान गर्त है। तो ये 3-4 नाम है, थोड़ा सा मोटा मोटी अब ध्यान रख लीजिएगा कौन से गर्त किस महासागर में है। ठीक है, दक्षिणी प्रशांत की तरफ देखा जाए, दक्षिणी साइड में तो टोंगा है, कमडिक है, अटाकामा है, करमेडेक है। ठीक, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अटलांटिक महासागर की बात की जाए तो इसमें पोर्टोरिको है, रोमांचे है, सैंडविच है, ठीक ना, ये सब है महत्वपूर्ण
कुछ तो इनका नाम देखते रहिएगा। हिंद महासागर की बात कर ली जाए तो सुंडा गर्थ है, क्या बोलते हैं इसको, डायमेंटिना है, जावा है। ठीक, तो ये सब, हाँ ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि हिंद महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो कौन सा है, जावा गर्त ही है। चलिए अब विश्व की प्रमुख नदियों की बात कर लेते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए विश्व की नदियों की बात की जाए ना तो इनकी जो विशेषताएं हैं, इनकी क्या विशेषता है और इनका मुहाना क्या है, इनका संगम कहाँ है, ये कहाँ पर जाकर नदी मिलती हैं, विश्व की जो नदियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो। हाँ, जिनका उद्गम इंपॉर्टेंट है उनको भी मैंने नोट कर दिया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनका उद्गम इंपॉर्टेंट है उनको मैंने नोट किया है। विशेष रूप से जो मैंने टेबल में दिखाया है वो मुहाना और विशेषता को दिखाया है। जहां पर उद्गम इंपॉर्टेंट है उद्गम को भी लिखा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए यांगसी नदी की बात की जाए तो ये चाइना की नदी है। इसका जो मुहाना है इस नदी का, ये कहाँ पर जाकर गिरती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी नदी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे मैप में भी आपको दिख जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ पर गिर रही है। तो मैप से भी आराम से आप चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पर गिर रही है, और हल्का फुल्का ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस देश में है, वो पूरा ही आइडिया लग जाएगा, हल्का फुल्का क्या। सालविन की बात की जाए तो इसका जो उद्गम होता है वो तिब्बत के पठार से होता है, और ये गिरती कहाँ पर है नदी, अंडमान सागर में। हिंद महासागर का क्षेत्र है अंडमान सागर में, ठीक है। उसके बाद आमूर नदी की बात की जाए तो इसका भी जो संगम है ये प्रशांत महासागर में ये नदी गिरती है। चीन और रूस के सीमा से प्रवाहित होते हुए, चीन रूस सीमा को निर्धारित करते हुए आमूर नदी बहती है और प्रशांत महासागर में गिरती है। टिग्रिस की बात की जाए तो इसका जो मुहाना है फारस की खाड़ी है। इसके अफवाह की बात की जाए, मतलब ये नदी किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, तो ध्यान रख सकते हैं, तुर्की है, सीरिया है, इराक है। मेकांग की बात की जाए तो दक्षिणी चीन सागर में गिरती है ये नदी। उद्गम जो है तिब्बत का पठार है। महावेली गंगा की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिनको हाईलाइट किया है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी जिनको हाईलाइट नहीं किया है हल्का फुल्का देखते रहिए, एक दो नज़र रिवीजन के क्रम में। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन देकर चीज़ें याद आ जाती हैं। महावेली गंगा की बात की जाए तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और ये नदी कहाँ की नदी है, श्रीलंका की नदी है, और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। लीना नदी की बात की जाए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर गिरती है, आर्कटिक सागर में। ये रूस की नदी है, इसका जो अफवाह है ना रूस में है, रूस में ये नदी बहती है। वोल्गा की बात की जाए तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी। डेन्यूब की बात की जाए तो ये काला सागर में इसका संगम हो, मतलब इसका जो संगम है वो काला सागर है, इसमें जाकर नदी गिरती है। डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है, और ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जो है ये जर्मनी है, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। नीपर की बात की जाए तो ये भी काला सागर में गिरती है, इसका जो उद्गम है मॉस्को है। राइन की बात की जाए तो ये उत्तरी सागर में जाकर गिरती है, और ये हाँ भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में ये प्रवाहित होती है राइन नदी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये भी है कि यूरोप का ये व्यस्ततम जल मार्ग है, सबसे व्यस्त जल मार्ग है कौन, राइन नदी। और इसके साथ ही एक मिनट, जर्मनी के जो बर्न शहर है ना वो भी इसी के किनारे पर, राइन नदी के किनारे पर है। नील नदी की बात की जाए तो इसका जो मुहाना है ये कहाँ पर गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। उद्गम की बात की जाए तो नील नदी जो है ना ये श्वेत नील के रूप में इसका उद्गम होता है, कहाँ पर, महान विक्टोरिया झील से। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, महान विक्टोरिया झील से श्वेत नील के रूप में। अब देखिए होता क्या है, हाँ ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि नील नदी जो है ना ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। लंबाई की बात की जाए तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, नील नदी की है। उसके बाद बात कर लीजिए, अमेजन की भी बात करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। आयतन की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है। चलिए हाँ, तो नील की बात कर ली। नीली नील की बात की जाए तो इसका उद्गम जो होता है ना इथियोपिया में ताना झील से इसका उद्गम होता है। अब देख लीजिए श्वेत नील और नीली नील, ये जो श्वेत नील निकल रही है महान विक्टोरिया झील से, दोनों मिल जाते हैं तो इनका नाम हो जाता है नील नदी। ठीक, ये दोनों जब मिलते हैं, मिलने के बाद ये नदी बहते हुए कहाँ चली जाती है, भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात कर ली जाए मिसिसिपी, इसका जो मुहाना है ये कहाँ पर जाकर गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में। मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र का ये भाग है मिसिसिपी नदी, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ठीक है। मैकेंजी की बात की जाए तो ये आर्कटिक सागर में जाकर गिरती है, और कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। सेंट लॉरेंस की बात की जाए तो ये अटलांटिक सागर में गिरती है। इसका जो उद्गम है, सेंट लॉरेंस का उद्गम महान झील है, यूएसए में है,
ये यूएसए कनाडा सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस। रियो ग्रांडे की बात की जाए तो ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और यूएसए मैक्सिको सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी? रियो ग्रांडे। हडसन की बात की जाए तो ये अटलांटिक सागर में गिरती है। अमेजन की बात की जाए तो ये अटलांटिक सागर में गिरती है, महासागर में गिरती है नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए सबसे ज़्यादा मतलब अपवाह क्षेत्र किसका है उसकी बात की जाए, आयतन की दृष्टि से भी बात की जाए तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाए, सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? अमेजन नदी हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि विश्व की जो सर्वाधिक लंबी नदी है, लंबाई की बात की जाए तो सबसे लंबी नदी है नील, उसके बाद हो जाएगी अमेजन, उसके बाद यांगसी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। अफ्रीका में है ये नदी, अफ्रीका में बहती है लिम्पोपो। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी, जो कि भारत में है। ठीक है, जायरे नदी की बात की जाए अर्थात कांगो नदी की बात की जाए तो ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नील नदी की बात कर ली जाए, एक और बात कि नील नदी जो है ना, इसको मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। इटली की गंगा किसको कहा जाता है? पो नदी को। उसके बाद कुछ एक नदियां हैं जो सीमा का निर्धारण करती हैं, ऊपर भी मैंने बता दिया है। उसके अलावा जो ये नीपर है, ध्यान रख सकते हैं, ये बेलारूस और यूक्रेन के सीमा का निर्धारण करती है ये नदी। ये पराना जो नदी है ये ब्राज़ील और पराग्वे की जो सीमा है उसका निर्धारण करती है। महाकाली नदी की बात की जाए तो भारत नेपाल की सीमा से होकर बहती है ये नदी, महाकाली नदी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए महाकाली नदी के बाद, ये देख लिया है ना आपने, महाकाली नदी भारत नेपाल। उसके बाद म्यांमार की जो जीवन धारा है किसको बोलते हैं? इरावती नदी को बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नदियों के किनारे जो प्रमुख शहर हैं, जो प्रमुख शहर है ना वो किस नदी के किनारे हैं, हल्का फुल्का आप देख लीजिए। कभी कभी मैचिंग वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। जैसे रोम की बात की जाए, इटली की राजधानी रोम की बात की जाए तो ये टाइबर नदी के किनारे है। पेरिस की बात की जाए तो ये सीन नदी के किनारे है। काहिरा की बात की जाए तो ये नील नदी के किनारे है। और ये क्या बोलते हैं, खार्तूम, जो कि सूडान में है, इसकी भी बात की जाए तो ये भी नील नदी के किनारे है, काहिरा और खार्तूम दोनों। न्यूयॉर्क की बात की जाए तो हडसन नदी के किनारे है। मैड्रिड की बात की जाए, स्पेन की राजधानी, तो ये कहाँ है? मेजंड्रेस नदी के किनारे है। उसके बाद पर्थ की बात की जाए तो स्वान नदी के किनारे है। लंदन की बात की जाए, ब्रिटेन, टेम्स नदी के किनारे। क्यू की बात की जाए तो ये नीपर के किनारे है। बर्लिन, जर्मनी, बर्लिन की बात की जाए तो स्प्री नदी। रॉटरडम की बात की जाए, राइन नदी। बान, जर्मनी, अभी मैंने बताया था, राइन नदी के किनारे है। नियामी की बात की जाए तो नाइजर नदी के किनारे। वाशिंगटन की बात की जाए, वाशिंगटन डीसी की बात की जाए तो पोटोमैक नदी के किनारे है। उसके बाद ये सारी चीज आप देख लीजिएगा। वियना की बात की जाए तो डेन्यूब नदी के किनारे हैं। बुडापेस्ट की बात की जाए तो डेन्यूब। बेलग्रेड की बात की जाए तो ये भी डेन्यूब। लाहौर, ये तो रावी नदी के किनारे है। आइलैंड्स की बात कर ली जाए, द्वीप की बात कर ली जाए तो देखिए सबसे पहले तो आपको यही क्रम ध्यान में रख लेना कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, क्रम आप ध्यान में रख लीजिए। देखिए अब सब खाली आप ये याद रख लेंगे कि सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, तो बीपीएससी में शायद 63rd में पूछ लिया था। अब उसमें ग्रीनलैंड ऑप्शन में ही नहीं दिया था सबसे बड़े द्वीप में। तो अब एक बात बताइए, ग्रीनलैंड ऑप्शन में ना दिया हो, ये सब दिया हो, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? आपको क्रम पता होगा तभी तो डिसाइड करेंगे। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। हाँ, एक ट्रिक है, मेरा नहीं है, आप मन करें तो उससे ध्यान रख सकते हैं। ट्रिक है ग्रीन गन। ग्रीन गन कैसा गन? ग्रीन गन। ग्रीन गन वन में है। कहाँ पर है? वन में है। ग्रीन से ग्रीनलैंड हो जाएगा। गन अर्थात गिनी, न्यू गिनी। वन से बोर्नियो, में से मेडागास्कर। तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे बड़े द्वीप की बात कीजिए तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, उसके बाद न्यू गिनी, उसके बाद बोर्नियो, उसके बाद मेडागास्कर। बोर्नियो के विस्तार की बात कीजिए, इसका जो विस्तार है किस किस देश में है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसका विस्तार है इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये मेलानेशिया द्वीप की बात की जाए, मेलानेशिया द्वीप समूह, तो इसके जो अंग है कौन कौन से हैं देखिएगा। यहाँ पर न्यू गिनी है, बिस्मार्क है, सांता क्रूज है, वनुआतू है, सोलोमन है, फिजी है, न्यू कैलेडोनिया है। ठीक है। मेलानेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आते हैं, कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं, ये सब आते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि जिसको हाईलाइट किया है उसको जरूर ध्यान रखिएगा। होन्शु द्वीप की बात की जाए, होन्शु द्वीप ये जापान का विशालतम द्वीप है। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? वो होन्शु। उसके बाद बात कर ली जाए, देखिए
इंडोनेशिया द्वीप समूह की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख द्वीप आते हैं, बहुत सारे द्वीपों का जो समूह होता है उसी को तो द्वीप समूह बोलते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बहुत सारे द्वीप हैं, उनको मिलाकर क्या बोलेंगे? द्वीप समूह बोलेंगे। तो इंडोनेशिया जो देश है, इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कुछ द्वीप हैं वो देख लेते हैं। ये यहाँ पर लिख दिया है मैंने डायरेक्शन, ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर डायरेक्शन भी काम देगा, मतलब डायरेक्शन अगर देकर उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये लिखा हुआ है पूरब, ये क्या नाम बोलते हैं, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये द्वीप है। सुमात्रा, उसके बाद जावा, उसके बाद बाली, उसके बाद लोम्बोक। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ध्यान रखिएगा। पॉलिनेशिया की बात की जाए तो पॉलिनेशिया के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं भाई? टोंगा, तुवालू, ताहिती। शीप द्वीप किसको कहा जाता है? शीप द्वीप, फरो द्वीप समूह को शीप द्वीप कहा जाता है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। माजुली की बात की जाए असम में, ठीक है, माजुली द्वीप, तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस नदी के बीच में है? ब्रह्मपुत्र नदी। कालीमंथन की बात की जाए तो ये बोर्नियो द्वीप, ये कालीमंथन बस ध्यान रख लीजिएगा कि जो बोर्नियो द्वीप है ना उसी का ये अंग है। उसके बाद एक काम कर लेते हैं, मैप में जो प्रमुख सागर हैं एक झलक मैप में जिनको हाईलाइट किया है ना, कम से कम आप इनको जरूर देखते रहिएगा। एक बार चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले सागर की बात कर लेते हैं, उसके बाद नदियाँ जो हैं, अभी हमने नदियाँ की बात की है, उसके बाद जो द्वीप हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। मैप से क्या आइडिया लग जाएगा कौन सा द्वीप किधर की तरफ है, आसानी से आइडिया लग जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, हल्का फुल्का देख लीजिए ना भाई, इधर की तरफ प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर ये गोल है ना, पृथ्वी गोल हम मानकर चल रहे हैं, ग्लोब के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको मोड़ेंगे तो आप ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, मतलब ये और ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर अलास्का की खाड़ी इधर की तरफ है, यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है, सार्गेसो सागर यहाँ पर है, अरेबियन सागर यहाँ पर है, सॉरी कैरेबियन सागर यहाँ पर है, अरेबियन बोल रहा हूँ। उसके बाद गिनी की खाड़ी यहाँ पर है, ये बिश्केक की खाड़ी यहाँ पर है, ये उत्तरी सागर है यहाँ पर, बाल्टिक सागर यहाँ पर, ग्रीनलैंड के पास है ग्रीनलैंड सागर, ये बेफिन की खाड़ी है, बेफिन की खाड़ी। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर अडन की खाड़ी है, इसको अडन की खाड़ी बोलती है। ये लाल सागर यहाँ पर है, यहाँ पर है काला सागर, यहाँ पर है कैस्पियन सागर, अभी हमने देखा था ना मुहाने वाले में ये सब नाम आया था। फारस की खाड़ी देख लीजिए ऊपर में, यहाँ पर ये गल्फ कंट्री है, इसके नीचे में यहाँ पर लाल सागर है, अडन की खाड़ी है, यहाँ पर ऊपर में है गल्फ कंट्री की, ये सब गल्फ कंट्री है ना, इसके ऊपर में यहाँ पर है फारस की खाड़ी, ये अरब सागर हो गया भारत के पश्चिम में। और ये देखिए जावा, यहाँ पर जावा सागर है, ये बंगाल की खाड़ी आप जानते हैं। उसके बाद देख लीजिए दक्षिणी चीन सागर यहाँ पर है, ये चाइना है, यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर है, ये प्रशांत महासागर पूरा हो गया। ठीक है, और इधर की तरफ बेरिंग सागर है प्रशांत महासागर के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप मैप में देखते रहिएगा। उस नदियों की बात कर ली जाए तो ये देख लीजिए यहाँ पर मैकेंजी नदी है, मैकेंजी नदी जो कि कहाँ पर गिर रही है, मैप में भी आपको दिख रहा है, इसका मुहाना जो है ये आर्कटिक सागर है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ये मिसौरी नदी है, ठीक है, यहाँ पर रियो ग्रांडे नदी है, देख रहे हैं ना आप, अटलांटिक सागर में ये रियो ग्रांडे नदी गिर रही है। तो आप मैप में भी देख पा रहे हैं अमेजन नदी, ये भी देख लीजिए बहते 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 ये अटलांटिक महासागर में गिर रही हैं। लिम्पोपो नदी है यहाँ पर, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये श्वेत नील है और ये नीली नील है, दोनों आगे जाकर यहाँ पर मिल जा रहे हैं, नील ये नील नदी बन जा रही है, फिर ये आगे जाकर ये देख लीजिए भूमध्य सागर है, यहाँ पर जाकर गिर रही है। वैसे ही ये देख लीजिए यहाँ पर किधर गया, ये सब यूरोप की नदियाँ जो है, डेन्यूब है, एल्ब है, राइन है, टेम्स है, सीन है, ठीक है, ये सेंट लॉरेंस यूएसए वाली नदी। तो ये सारी बातें हमने कर ली है। लीना नदी की बात कर लीजिए, देख लीजिए ये आर्कटिक सागर में जाकर वहाँ, इससे मैप से भी आपको दिख रहा है, रटने की जरूरत नहीं है, इधर की तरफ जाकर गिर रही हैं। वैसे ही आप देख लीजिए ये वांगहो नदी है, प्रशांत महासागर में गिर रही है, यांगसी नदी हो गई, ठीक है। मेकांग नदी देख लीजिए यहाँ पर, ये दक्षिण चीन सागर में गिर रही है। ऐसे ही सालमिन नदी देख लीजिए अंडमान सागर में गिरेगी। ये सारी बातें हैं। ये मरे डार्लिंग है, ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है। चलिए उसके बाद अभी जो हमने द्वीपों की बात कर ली है उनकी भी बात की जाए तो देखिए मैप में आप ध्यान रख सकते हैं, मैप से फ़ायदा ही होगा आपको, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा मैप से। हवाई द्वीप समूह इधर की तरफ है, ग्रीनलैंड की बात की जाए तो यहाँ पर है, ठीक है। फेरो द्वीप समूह यहाँ पर है, इसको शिप द्वीप भी बोलते हैं, अभी हमने देखा है, ठीक है। ये प्यूर्टो रिको की बात अभी हमने की है,
ये मेडागास्कर द्वीप है यहाँ पर, ये ध्यान रख लीजिएगा। सेशल्स है, मॉरिशस है, डियागो गार्सियो है, ये सब कहाँ पर है? अटलांटिक सागर में है, अटलांटिक बोल रहा हूँ, हिंद महासागर में है। सुमात्रा है, जावा है, ठीक है, बोर्नियो है, यहाँ देखिए न्यू गिनी है, सोलोमन है, ये प्रशांत महासागर में है ये सब। यहाँ देख लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया, ये जापान। जापान के जो ये द्वीप है ना, इनका आप नाम डायरेक्शन के साथ याद रखिएगा। सबसे उत्तर में देखिए होकैडो है, उसके बाद होन्शु है, उसके बाद शिकोकू है, उसके बाद क्यूशु है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा उत्तर से दक्षिण के, उस उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब क्रम से आप ध्यान में रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कैसे भी पूछे वो, उत्तर से दक्षिण पूछ ले या फिर दक्षिण से उत्तर पूछ ले, एक क्रम आप ध्यान रखिएगा। मैप से आप देखे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। देख रहे हैं ना आप, उत्तर में होकैडो है, उसके बाद होन्शु है, उसके बाद शिकोकू है, उसके बाद क्यूशु है। तो क्रम से आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद है देखिए, तो ये सब है, आप पढ़ते रहिएगा। यहाँ पर ताइवान है, यहाँ फिलीपींस है, ये सारी बातें हैं। उसके बाद झीलें, हम जलप्रपात की बात कर लेते हैं। लेक्स एंड वाटरफॉल्स की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी जो झील है ना, वो कौन सी है? कैस्पियन सागर। उसके बाद सुपीरियर है, उसके बाद विक्टोरिया झील है, उसके बाद ह्यूरॉन है। क्षेत्रफल के अनुसार देखा जा रहा है, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, और ये क्रम आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो आयतन की दृष्टि से भी सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन हो जाएगी दूसरे नंबर पर। उसके बाद देखेंगे तो बैकाल, उसके बाद टंगानिका, उसके बाद सुपीरियर। ठीक, तो थोड़ा सा क्रम ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बात कर ली जाए सबसे गहरी झील की बात की जाए, सबसे गहरी झील तो वो है बैकाल झील, उसके बाद है टंगानिका, उसके बाद कैस्पियन, ठीक है, उसके बाद वोस्टोक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं महान झील की बात की जाए, एक मिनट। महान झील की बात कर ली जाए जो कि उत्तरी अमेरिका में है, ध्यान रखिएगा। हाँ, इसके अंतर्गत जो झीलें आती है, कौन कौन सी झीलें आती हैं? सुपीरियर झील, मिशिगन झील, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ह्यूरन झील, ईरी झील, ओंटारियो झील। ये सब जो नाम है ना, इनको आप, इनका क्रम भी ध्यान में रख सकते हैं। ये पश्चिम से पूरब की तरफ ये लिखा गया है, सुपीरियर, उसके बाद मिशिगन, उसके बाद ह्यूरॉन, उसके बाद ईरी, उसके बाद ओंटारियो झील, और ये सब महान झील के अंतर्गत आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात की जाए तो साफ पानी का सबसे बड़ा जो झील है ना, वो आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो बैकाल झील है। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सुपीरियर झील है। और कुछ भी ना बोले, खाली बोले कि साफ पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो आप आराम से इस पर टिक मारेंगे, सुपीरियर झील पर, ठीक है। कुछ भी ना बोला है तो, कि आयतन की दृष्टि से या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप सुपीरियर झील को ही टिक मारेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया डबल टिक लगाकर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो वो है कैस्पियन सागर। ये बार बार सागर दिख रहा है तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइए, ये झील ही है, बस नाम में सागर लगा हुआ है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक खारी जो झील है वो कौन सी है? असल झील है, जो कि जिबूती में है। उसके बाद है वॉन झील। तो वॉन झील जरूर आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में बार बार यही देता है। तो सर्वाधिक खारी झील कौन सी है? असल झील है, उसके बाद वॉन झील है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, बट सर्वाधिक खारी झील कौन सी है? असल, उसके बाद वॉन झील, ये तो जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोनों में कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो थोड़ा समझा देता हूँ, देख लीजिए। मान लीजिए ये छोटा सा ग्लास है और ये बड़ा सा एक टब है या फिर बाल्टी है, इसमें भी पानी रखा हुआ है, इसमें भी पानी रखा हुआ है, भर के पानी रखा हुआ है। अब एक काम कीजिए, इसमें एक मुट्ठी ग्लास में नमक डाल दीजिए और उतना ही नमक इस बाल्टी में भी डाल दीजिए, एक मुट्ठी, ठीक है। अब एक बात बताइए, सबसे ज्यादा खारा पानी किसका लगेगा? ग्लास वाले का। निश्चित रूप से ग्लास वाले का जो पानी है ना, ग्लास का जो पानी है वो सबसे खारा लगेगा। ये भी खारा लगेगा बट कम लगेगा। आप समझ पाए हैं मेरी बात को? सर्वाधिक खारा पानी किसका लगेगा? ग्लास का। सबसे कम, इन दोनों की बात की जाए तो कम खारा किसका लगेगा? इसका लगेगा। बट बड़े की बात की जाए कि सबसे बड़ा जो खारा पानी का बर्तन है वो कौन सा है? ये है। छोटा कौन है? ये है। बट सर्वाधिक खारा पानी वाला बर्तन कौन सा है? ये है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये आप समझ गए होंगे कि सर्वाधिक खारी जो झील है वो कौन सी है? असल झील है। उसके बाद वॉन झील है। टीटिका, ये ध्यान रखिएगा, टीटिकाका झील की बात कीजिए तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचाई पर, हाइट पर स्थित है झील टीटिकाका। फिनलैंड की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको झीलों की वाटिका या फिर हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है। कुछ एक इंपॉर्टेंट झीलों की और बात कर लेते हैं और वो उनका जो लोकेशन है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे सुपीरियर झील की बात की है, ह्यूरॉन की बात की है, ईरी की बात की है, ओंटारियो की बात की, तो ये तो मैंने बता ही दिया है कि ये महान झील के अंतर्गत आते हैं। तो इनका जो विस्तार है ना कनाडा और यूएसए में, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। मिशिगन की बात की जाए तो ये झील यूएसए में है। और उसके बाद
बालखाश की बात की जाए तो ये कजाकिस्तान में है। टीटीकाका की बात की जाए तो बोलीविया पेरू में इसका विस्तार है। बैकाल झील की बात की जाए तो रूस में है। कैस्पियन सागर की बात की जाए तो इसका जो विस्तार है ना, ये कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, रूस है, ईरान है, अजरबैजान है, ये सब है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए अंगुलियो नमा अर्थात फिंगर झील की बात की जाए तो ये यूएसए में है, ठीक, यूएसए। ग्रेट स्लेव, ग्रेट वियर या फिर ये एक नदी है रेंडियर, ठीक, ये सब कनाडा में है। थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद जलप्रपात की बात कर ली जाए, जलप्रपात की बात की जाए तो देखिए ये जो साल्टो एंजल जलप्रपात है ना, ये कहाँ पर है? रियो करोनी नदी पर, रियो करोनी नदी पर, जो कि कहाँ पर है? वेनेजुएला में है और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाटरफॉल है, ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया की बात की जाए तो ये किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर, ठीक है। ये जो ये जलप्रपात है ना, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर, और ये किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा नदी। नियाग्रा की बात की जाए तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, किस नदी पर है? नियाग्रा नदी पर है, और ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। ईरी एवं कहाँ पर है, किसके बीच में है? ये जो जलप्रपात, ये वाटरफॉल है, जलप्रपात है, कहाँ पर है, किसके बीच में? ईरी एवं ओंटेरियो झील के बीच में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ईरी एवं ओंटेरियो झील के मध्य। दुगेला की बात की जाए तो ये दक्षिण अफ्रीका में की नदी, दुगेला नदी पर है ये वाटरफॉल, और ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। रिब्बन की बात की जाए तो कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए में है, रिब्बन नदी पर है। ब्राउनी की बात की जाए, ब्राउनी जलप्रपात की, तो ये न्यूजीलैंड में है। तो ये सारी बातें थी। चलिए, इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी सारी बातें अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।